चलिए इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ये पॉलिटिकल का सेट नंबर 4 है। इसी तरह हिस्ट्री का चलेगा क्योंकि हिस्ट्री का लमसम खत्म हो गया है, बस वर्ल्ड हिस्ट्री बचा है, वो भी खत्म कर देंगे। ज्योग्राफी का वर्ल्ड हिस्ट्री बचा हुआ है, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी बचा हुआ है, जो कि वो भी करके उसका भी मॉक टेस्ट कर देंगे। और सबका मॉक टेस्ट 7 से 10 मॉक टेस्ट है, सारे करवा दूंगा। और इसी तरह सारा ये बुक ख़त्म करने के बाद मैं जल्द ही आपको जितनी भी डिमांड है वो सारे पूरे होंगे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अभी सब कुछ मुझे ही करना है, तो प्लीज़ सपोर्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट 4 3 मैंने डाल चुका हूँ और 4 मैं डाल। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। और इसमें क्वेश्चन आपको खुद देना है, मैंने क्वेश्चन सिर्फ पढ़ूंगा, आपको आंसर खुद देना है, ऑप्शन खुद पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है ऑप्शन पढ़ने से कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं उस पर लाइनिंग कर दूंगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से। मूल संविधान में कौन से भाग में जो है राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो कौन सा है बताइएगा, मूल संविधान में कौन सा भाग है बताइएगा, भाग बताना है कि राज्य के लोक कल्याण की बात कही गई है, उसकी संकल्पना की बात कही गई है, बताइएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा बता सकते हैं, तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। जैसे ही राज्य लोक कल्याण की बात होगी वैसे ही ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत होगा, क्योंकि राज्य के लोक कल्याण की बात हो रही है तो राज्य नीति निर्देशक तत्व में आएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। यह हो गया। दूसरा प्रश्न को ध्यान में रखिए। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान, देख रहे हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के समावेशन का उद्देश्य है। तो समावेशन का उद्देश्य क्या है बता सकते हैं? नीति निर्देशक तत्व में समावेशन की अगर बात करेगा तो इसका मतलब क्या होगा बता सकते हैं? तो ये सामने आपके ऑप्शन है, बताइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या मतलब है। तो इसका आंसर आप दूसरा का आंसर का जवाब दीजिए। तो दूसरा का आंसर जो देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र दोनों होंगे। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि राज्य से संबंधित है, नीति निर्देशक राज्य के कल्याण के लिए है। तो राज्य के कल्याण में क्या आता है? सामाजिक तो आता ही है, और आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो लगाए। चलिएगा तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय मतलब बराबरी का न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, तो विधिक सहायता का प्रावधान की बात हो या समान न्याय की बात हो, समान न्याय मतलब बराबरी का न्याय, ठीक है, और निशुल्क आपको विधि सहायता का प्रावधान हो, तो किस में है बता सकते हैं? किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है बताएंगे? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप अच्छे से टिक लगा सकते हैं। क्या लगाइएगा टिक बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 ए में आएगा। 39 ए में इसका चर्चा करेगा, तो आर्टिकल 39 ए। चलेगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथे प्रश्न में हम बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं देखिएगा। चौथे जो है प्रश्न में कि भारतीय संविधान, देख रहे हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ग्राम पंचायत का संगठन की बात कर रहा है, तो बताइएगा किस आर्टिकल में। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही ग्राम पंचायत की विशेष की बात करेगा तो वो अलग है, ठीक है, आर्टिकल उसका अलग है, लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत के संगठन की बात करेगा तो इसमें आर्टिकल चेंज है, जो कि मैंने बताया है। कौन सा आंसर होगा? तो जो ऑप्शन नंबर 4 का बी लगाएंगे 40 वो सही लगाएंगे। तो जैसे ही ग्राम पंचायत के संगठन की बात हो, संस्था की बात हो, तो इस तरह की बात अगर करेगा तो आर्टिकल 40 टिक लगा के आप आ जाएगा, आंसर आपका 100% सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आपका सवाल है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए बता सकते हैं? अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत की सदस्यता आपको मिल गई और चुनाव लड़ना चाहते हैं आप, तो बताइएगा आपका उम्र कितना होना चाहिए? अपने आप पे सोच के देखिए, बताइए, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो पांचवा प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे सी, 21 वर्ष। 18 वर्ष वोट देने का, 21 वर्ष ग्राम पंचायत की सदस्यता में चुनाव लड़ने की बात कर देगा, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो सर्वोत्तम जो माना जाता है वो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा क्या होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है, उसके सर्वोत्तम माना जाता है, कौन सा माना जाता है?
बताएंगे। छठा प्रश्न का तो जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, बंदी उपस्थापक, बंदी उपस्थापक जो समझेंगे वही आंसर लगाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से सर्वोत्तम माना गया है। क्या माना गया है? तो बंदी उपस्थापक माना गया है। ठीक है। सातवां प्रश्न 50 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताइएगा। इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बताइएगा। तो सातवां प्रश्न की बात करेंगे तो शोषण के विरुद्ध है ये। तो 14 वर्ष के कम उम्र के अगर बच्चे होंगे तो वो शोषण के विरुद्ध होगा, ये ध्यान रखिएगा, रखा जाता है अगर काम करवाइएगा तो। समझ गए? चलिएगा। आठवां प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री, खान मतलब कारखाना या खान कहिए, या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में काज नहीं करेगा? तो वो किस आर्टिकल में आएगा जिसमें एकदम रोका गया है? ठीक है, बताइएगा। आठवां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 की बात करेगा, अनुच्छेद 24 की बात करेगा। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, कानूनी अधिकार की बात करेगा तो आपको इसमें सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग जो है कानूनी अधिकार है। और अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप मेरा जाके वीडियो को देख लीजिएगा पॉलिटिकल का, मैं बहुत अच्छे से डिटेल के साथ बताया। मूल्य कर्तव्यों का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल्य कर्तव्यों की बात करेगा, कर्तव्य, मूल्य कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य एक ही है, ध्यान रखिएगा। उसका वर्णन अगर पूछे किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो बताइए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप अच्छे से, हम जानते हैं कि आर्टिकल आप बता दीजिएगा 51, बताइएगा क्या हुआ। 51 तो है, अब बताइए 51 में क्या होगा? तो 51 क में आएगा, याद रखेंगे। तो आर्टिकल 51 क में आएगा, क्योंकि 51 में नीति निर्देशक तत्व आता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिएगा 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति का अगर चुनाव करना है तो उसका निर्णय लेने का अधिकार इसमें से 4 ऑप्शन में से किसका है, बताइएगा। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का है काम, और किसी का काम नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। 12वां प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल, जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कि कार्यकाल का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा, कब तक कर सकता है? मान लीजिए राष्ट्रपति का किसी भी तरह से देहांत हो जाता है, या वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब देहांत मतलब वही हुआ, या इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके जगह पे राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। तो कब तक करेंगे? इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो 12वां प्रश्न का आंसर का जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कर सकते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद आपको राष्ट्रपति को लाना ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो 6 महीना याद रखिएगा। कितने महीने? 6 मंथ। देखिए 13वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये पूछा हुआ सवाल है। किस अनुच्छेद के तहत, मतलब किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं भाई सर्वोच्च न्यायालय से, तो किस आर्टिकल के तहत? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 143वां आर्टिकल में ये बात कही गई है। ठीक है, ये खत्म हो गया। 14 प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 14वां प्रश्न में क्या है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अगर अभिभाषण की बात होगी, तैयार किया जाता है, तो बताइए इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बताइएगा। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जैसे ही अभिभाषण की बात होगी, तैयार करने की बात होगी राष्ट्रपति का, ठीक है, तो वो होगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाएगा अभिभाषण तैयार, याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो कौन है भाई कानूनी रूप से, मतलब युद्ध की घोषणा या शांति रूप से अगर फैसला लेना हो तो वो कानूनी रूप से कौन कर सकता है? किनके हाथों में है ये
कहाँ? बताइएगा। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे युद्ध की घोषणा हो या शांति का फैसला की बात हो तो हम करेंगे राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आगे चलते हैं, 16वां प्रश्न की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचन मंडल में होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात हो या भाग लेने की बात हो तो निर्वाचन मंडल में होता है, तो किस में होता है बताइएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो गई तो किस में होगा? डायरेक्ट सवाल यही तो है, बस इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो 16वां प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी देंगे, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। मतलब लोकसभा तो होगा ही, राज्यसभा होगा ही, और सभी राज्य के जो विधानसभा का निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी ये इसमें चुनाव में भाग लेंगे राष्ट्रपति को चुनने के लिए। क्लियर? ये सिंपल हम पढ़ा चुके हैं अभी। 17वां प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो राज्य संचालित जो होता है वो बताइएगा क्या होगा। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो जो 17वां प्रश्न का जवाब देंगे वो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, राज्यपाल के द्वारा होता है। तो मतलब कहने का मतलब, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य का संचालित कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के सलाह पर राज्यपाल करेंगे, राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये जरूर है, सिंपल है, आप जानते हैं। 18वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? तो बहुत अच्छा सिंपल सवाल और बहुत सटीक सवाल, 35 वर्ष होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो 18वां प्रश्न का सही लगाएंगे, क्योंकि 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबका एज बताया गया है। 19वां प्रश्न है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? सर्विसेज के सदस्य जो होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा बताएंगे? ऑल इंडिया, तो अब बहुत अच्छे से जानते हैं, इनका भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा और कोई नहीं कर सकते। 20वां प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये सवाल मैंने प्रैक्टिस सेट 3 में मैंने बताया है। इस 4 में पूछ रहा है कि लोकसभा भंग कर सकता है, तो लोकसभा भंग तो होता ही है, कभी भी हो सकता है। तो लोकसभा जो भंग होता है वो किसकी सलाह पे करेगा? राष्ट्रपति जो है किनकी सलाह पे करेंगे भाई? तो 20वां प्रश्न का आंसर जो जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पे हो जाता है, पीएम की सलाह पे हो जाएगा भाई। अभी मोदी जी कह देंगे कि लोकसभा अगर हो रहा है भंग कर दीजिए, तो भंग हो जाएगा। देखिए 21वां प्रश्न की अब अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि याचिका मतलब होता है रीट, है ना। तो याचिका जैसे कि परामर्श देश, मतलब परामर्श करते हैं, परामर्श, ठीक है, परामर्श, और या बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। तो कैसे किए जाते हैं, किसके द्वारा रीट जारी किया जाएगा, यही सवाल है। इतना मत याद कीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना पढ़िए कि याचिका जो है जारी की जाती है। तो बताइए किसके द्वारा होगा, बताइएगा। तो ये रीट की बात होगा, तो जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा होगा, याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ध्यान रखेंगे। 22वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन, ये सिंपल हमको लगता है टाइम ना देंगे। ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, सिंपल है ना। 23वां प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? बहुत सिंपल सवाल। अब सोचिए, लोकसभा का तो होगा नहीं, विधानसभा का होगा नहीं, क्योंकि राज्यसभा का तो होगा उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो हैं पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो 23वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाए होंगे। 24वां प्रश्न है कि अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितना बार लौटा सकता है? कितना बार लौटाएगा? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बार लौटाएगा, ज्यादा नहीं, एक ही बार लौटाएगा, ये सिंपल। 25 क्वेश्चन नंबर है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। तो आर्टिकल अगर 79 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो संसद का अभिन्न अंग अगर पूछे आपसे कि होता है, तो अभिन्न अंग 79 अगर आर्टिकल याद है आपको तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो बताइएगा इस ऑप्शन में से क्या होगा? संसद का अभिन्न अंग होता है, बताएंगे? तो सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से तीनों होंगे, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, तीनों, क्योंकि आर्टिकल 79 में यही बताया गया है कि संसद का अभिन्न अंग अगर बात करें मुख्य रूप से तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब होने जरूरी है।
चलिएगा 26वां प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कैसे जो है बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है या प्रधानमंत्री को कैसे बनाया जाता है, ये सवाल आपको पूछ रहा है। तो आप याद रखिएगा, नियुक्ति द्वारा होता है, निर्वाचन के द्वारा नहीं होता। निर्वाचन के द्वारा तो भाई आपको चले जाइए हाई लेवल पे, नियुक्ति के द्वारा होता है। तो प्रधानमंत्री कैसे बनाए जाते हैं, तो नियुक्ति के द्वारा बनाते हैं। 27वां प्रश्न का बात करते हैं। संसद के 2 अधिवेशन का समय अंतराल अगर आपसे पूछे से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितने लिख देते हैं, ठीक है, कितने से बताइएगा, कितने से नहीं होने चाहिए, मतलब समय अंतराल पूछ रहा है, कितना नहीं होना चाहिए। 2 अधिवेशन अगर होता है तो उसमें से समय अंतराल आपको पूछ रहा है, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम बहुत सिंपली अच्छे से जवाब दे सकते हैं, क्या, ऑप्शन नंबर डी, 6 माह, 6 महीना के ज़्यादा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, अधिक नहीं होनी चाहिए। 28वां प्रश्न है कि लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है। तो लोकसभा का अगर मान लीजिए सत्र बुलाना हो तो वर्ष में, सत्र मतलब बैठक की बात हो रही है कि बुलाना हो मान लीजिए, तो 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुला सकते हैं, न्यूनतम कितनी बार, न्यूनतम पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि मतलब बुलाते रहिए, न्यूनतम कितनी बार बुला सकते हैं। तो 28 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, 2 बार ही बुला सकते हैं। तो मतलब 6-6 महीना वाला हो गया ना बात, 6-6 महीना में 2 बार बुलाइए, साल भर में 12 महीने में 6-6 माह का कर दीजिए। चलिएगा 29, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इस ऑप्शन को ध्यान से आपको पढ़ना होगा, इसका जवाब दीजिए। तो बताइए, इसका जवाब दीजिए, इसमें मैं थोड़ा रुक के बोलूँगा, है ना। तो जो ऑप्शन नंबर इसका सी देंगे वो सही देंगे। कैसे, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, ठीक है। तो यही आपका है क्या कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाएगी, जब 4 या अधिक राज्यों में अगर जो है राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली हो, तब 4 राज्य में जरूर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे कि मान के चलिए, हम एग्जांपल में अभी देते हैं, जैसे आम जनता पार्टी तो हो गई है, लेकिन अगर देखा जाए शुरू जब था तो वो दिल्ली में से था, है ना, तो दिल्ली में ही सिर्फ था, अब वो हर जगह फैलेगा, तो वो समझिए उसको मान्यता मिल गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको अपना थॉट जितना फैलाइएगा, उतना थॉट आप जोड़िएगा, उतना आपको याद हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्न को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। अगर मान लीजिए 1 घंटे प्रश्न पूछना हो, उत्तर देने में जो समय लगता है, जो भी अंतराल होते हैं, उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। यही सवाल आपको यहाँ पे पूछ रहा है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, बस इस सवाल को देखिएगा। तो आप बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब आप दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल। जैसे ही प्रश्न पूछने की बात होगी, उत्तर देने की बात होगी, तो हम प्रश्नकाल लगा के आगे बढ़ जाएंगे। 30वां प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए, मान लीजिए दूसरा सदस्य है, उसे बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह व्यवस्था जानी जाती है। तो उस व्यवस्था को हम ऑप्शन नंबर बी, क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा 32वां प्रश्न की बात करें, शून्यकाल क्या है। प्रश्नकाल तो आप पढ़ लिए, है ना, अब शून्यकाल बताइए। तो शून्यकाल कब होता है पता है, उसी के आसपास होगा जब प्रश्नकाल के आसपास होंगे। तो शून्यकाल किसे कहते हैं पता है, बहुत सिंपल जवाब दीजिएगा। तो ये है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, जैसे ही प्रश्नकाल हो उसके ठीक बाद शून्यकाल होगा। क्लियर, चलिएगा 33वां प्रश्न, भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है। भारत का जो है या भारत की जो संसद का सत्र बात करते हैं, बैठक जो बात करते हैं, वो दौरान अगर पूछे कि शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई शून्यकाल का, बताइएगा। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शून्यकाल हम पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े, मॉक टेस्ट दिए, क्या बोले कि प्रश्नकाल के ठीक बाद की बात करता है। तो वही उसी तरह बताइएगा कि ये कितना निर्धारित किया गया है। कोई होगा ना, मिनट होगा, घंटा होगा, 2 घंटा होगा, उल्लेखित नहीं है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा,
क्लियर, इसमें कोई सोचना नहीं था। चलिएगा 34वां प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी? लीजिए, इसका आंसर क्या बताएं आपको। लोकसभा के निर्वाचन की न्यूनतम आयु की बात करें तो लोकसभा जैसे ही 35 वर्ष अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का है तो ये तो नहीं होगा। लोकसभा की बात करें तो राज्यसभा 30 वर्ष का होता है, पंचायत हमारा जो है किस वर्ष का, तो बच्चा क्या 25 ईयर्स होना आवश्यक है आपको, 25 वर्ष। तो ये लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करता है। आप छाट सकते हैं कि नहीं, छाटने का आप पे है, आप पे डिपेंड करता है ऑप्शन। मैं अगर पॉलिटिकल नहीं पूरा पढ़े हैं तो आप छाट नहीं पाइएगा, पढ़ लीजिएगा तो आप छाट सकते हैं। चलिएगा 34वां का हो गया। अब चलते हैं राज्यसभा की बात करते हैं। 35वां, राज्यसभा एक है, क्या है भाई, राज्यसभा एक क्या है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अस्थायी निकाय मानते हैं। क्या मैंने सही बताया? कमेंट बॉक्स में करिएगा। यस, अस्थायी नहीं है, ये कभी भंग नहीं हो सकता, राज्यसभा अस्थायी निकाय है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप बात करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर, 36वां क्वेश्चन नंबर। 36वां क्वेश्चन है कि प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य जो है कार्यनिर्वृत्त होते हैं। कार्यनिर्वृत्त मतलब हटाए जाते हैं और हटा के उनके जगह पे नए लाए जाते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष कहे या प्रति 2 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक 2 वर्ष बताइएगा, 2 वर्ष 2 ईयर्स बताइएगा, राज्यसभा के कितने सदस्य जो है कार्यनिर्वृत्त होते हैं। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बताइएगा कितना, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट जल्दी दीजिए, क्योंकि ये आंसर आप नहीं दिए तो समझिए कि तैयारी आपकी थोड़ी डल है, लेकिन ऐसे हमको लगता है आप लोग टैलेंटेड है, जरूर दिए होंगे आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी 1/3, बहुत सिंपल, 1/3 होगा तभी तो, है ना, 1/3 को हटा दिया जाता है, 1/3 को भर लिया जाता है। 37वां प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? बहुत सिंपल और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो राज्यसभा में सबसे पहले निर्वाचित हुई थी, पहली जो है, प्रथम कहिए, पहली कहिए फिल्म अभिनेत्री, उनका नाम बताइए क्या है। बहुत अच्छा, नरगिस दत्त, है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं नरगिस दत्त, क्यों? संजय दत्त की माँ, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिएगा 38 क्वेश्चन नंबर, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो लोकसभा के पहले आम चुनाव की अगर बात करेगा तो हम बहुत अच्छे से सिंपली जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए 1952, है ना, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा 39वां, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की अगर बैठक की बात करेगा, अध्यक्षता की बात करेगा तो कौन करेगा? तो मंत्री बैठक की अगर बात करें, अध्यक्षता की बात करें, तो हम अच्छे से जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। जैसे ही मंत्रिमंडल हो, मंत्रिपरिषद हो, उसकी लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री। बस खत्म, इसका जवाब हमको नहीं देने की आवश्यकता है। 40वां प्रश्न, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए या लौटाने का बात कही गई है? यही सवाल आपसे है। तो लौटा देने की बात करें तो 1 महीने, 3 महीने, 14 महीने, या मतलब 14 दिन या 6 माह बता सकते हैं। 14 महीने तो होते ही नहीं, 12 महीने होते हैं, तो 14 दिन ही हो गए, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो 40वां प्रश्न का आंसर का जवाब सी, 14 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन के अंदर। क्लियर? थोड़े धुन लें, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। 141, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो बहुमत से पारित अगर बात करें, अलग अलग विशिष्ट रूप से बहुमत अगर पारित करने की बात होनी चाहिए तो किस तरह से होनी चाहिए, यह सवाल आपसे पूछ रहा है। कौन सा इसके तहत जुड़ा है? तो हम जानते हैं संविधान के संशोधन विधेयक द्वारा होगा, जो कि 41 का आंसर का जवाब डी देंगे। जैसे ही विधेयक की बात होगी, विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत की बात करेगा विधेयक की, तो हम जानते हैं संविधान संशोधन द्वारा होगा, संविधान संशोधन विधेयक द्वारा होगा। ऐसे क्लियर याद रखेगा। अब बात करते हैं 42वां प्रश्न की बात करें, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो राज्यसभा और लोकसभा की अगर संयुक्त बैठक की बात हो तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे। 42 का आंसर का जवाब दीजिए, तो हम बहुत अच्छे से जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा के जो है मतभेद होने पर। मतभेद अगर हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में फाइटिंग हो गई, तो उस समय जो है बैठक शुरू हो जाएगा, उसी को संयुक्त बैठक कहेंगे। आपसे सवाल है, संयुक्त बैठक के जो है लीडर कौन होते हैं, सभापति कौन होते हैं, बताइएगा। आपसे सवाल है 43 क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो अंशदान क्या होता है बताइएगा। संसदीय कार्यप्रणाली की अगर बात करें, अंशदान पूछते हैं आपसे, तो क्या बताइएगा 43 का? तो ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल बोला जाता है, तुरंत प्रश्नकाल के बाद, ठीक, तो वही तो है, 1 घंटा का होता है।
44वां प्रश्न है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्र के मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो अभी तो जस्ट पढ़े ना, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बात करें तो प्रधानमंत्री। देखिए 44वां प्रश्न है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि राज्यसभा से तो कोई मतलब नहीं, जनता से बस उतना ही चुनाव तक है, उससे भी मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद का सदस्य ही है ना, लेकिन उत्तरदायी होता है लोकसभा, लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। क्लियर? आपसे पूछेगा 45वां प्रश्न है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो नियंत्रण करने, कंट्रोल करने की शक्ति अगर पूछे आपसे व्यय वाली, मतलब पैसों से वाली बात करते हैं, तो बताइएगा वो किसके पास है, बताएंगे तो बताइएगा। तो 45 का आंसर का जवाब आप देंगे ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। जैसे व्यय के नियंत्रण की बात होगी तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बता दीजिएगा। 46 संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है या बन सकता है? बताइएगा कब तक रहेगा, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो 46 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी 6 माह होंगे। कितने होंगे? 6 माह होंगे। 47वां प्रश्न की बात करें तो निम्न में कौन सा बिल जो है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है, तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन से संबंधित बिल होंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? जैसे विधेयक बहुमत की बात होगी ना, तो आप समझ जाइएगा बिल की बात होगी या दोनों सदनों की बात होगी, बहुमत की बात करेगा तो संविधान संशोधन संबंधी बिल लिख दीजिएगा, जैसे संविधान संशोधन विधेयक जुड़ा हुआ था। 48 गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो कौन कार्यभार लेगा बताइएगा? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 48 का आंसर का जवाब सी, महानुवादी महाधिवक्ता भी कहते हैं। महानुवादी हो महाधिवक्ता हो दोनों जो हैं मतलब एक ही है, याद रखिएगा, महाधिवक्ता महानुवादी याद रखिएगा। और ये एक राज्य स्तर पर होता है, एक जो है आपको केंद्र स्तर पर, ऐसे बांटे जाते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, उसकी जानकारी हम बाद में देंगे, अब बता चुके हैं वीडियो में, ये तो मॉक टेस्ट है। तो महाधिवक्ता महानुवादी जो है किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, गैर सदस्य हैं, ये याद रखिएगा। तो भी 49 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है कितना है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो आप अच्छे से जवाब दीजिएगा 49 का, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष तो है, ये मैंने पढ़ाया था अभी, और अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए या 6 वर्ष होना आवश्यक है, बस इतना देख लीजिए। 6 वर्ष तक आपका कार्य कर सकता है, अगर 65 वर्ष हो गया तो आप हट जाइए, ये समझ गए कानून। चलिएगा 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है पॉलिटिकल का, प्रैक्टिस सेट का 4 का। तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आराहित होता है? आराहित होता है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन की अगर बात करें तो किसके तहत, किससे जुड़ा हुआ होता है, कैसे उसको मिलता है, यही सवाल आपको 50वां है। और संचित निधि से ही मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन।